गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रसायनोपीडिया यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आशुतोष झालानी और अपन पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और उनके कुछ उदाहरण थे जो अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। अब नेक्स्ट है कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, वो कितने प्रकार की होती है, तो उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो बात करते हैं अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, जो कि इंट्रोडक्टिव पार्ट था वो मैंने कल कंप्लीट करवा दिया है। अब अपन देखते हैं मैकेनिज्म। तो पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार से होती हैं। एक तो है अपने SN1 और दूसरी है अपने SN2। SN1 जो अभिक्रिया है इसको अपन बोलते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको यदि अपन इंग्लिश में कहें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इसी प्रकार यदि अपन बात करें SN2 की तो इसका पूरा नाम होता है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यदि अपन इसको इंग्लिश में लिखें तो ये कहलाएगी बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो गई अपने SN1 और SN। यहाँ पर ये जो एकाणुक और द्विअणुक शब्द है तो सबसे जो बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है, एकाणुक से वो कोरिलेट कर देते हैं एक अणु से और द्विअणुक का मतलब वो कोरिलेट कर देते हैं दो अणुओं से। इसमें एक अणु भाग लेता है, उसमें दो अणु भाग लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एकाणुक और जो द्विअणुक शब्द है वो इसकी अभिक्रिया की कोटि से संबंधित है। मतलब इन अभिक्रियाओं की जो कोटि होती है वो एक होती है और इन अभिक्रियाओं की जो कोटि होती है वो दो होती है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा रासायनिक बल गतिकी में कि अभिक्रिया का वेग जिन कारकों पर निर्भर करता है उन कारकों के घातांकों का जो योग होता है वही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है उसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो जो क्रियाधार लेते हैं, सबस्ट्रेट लेते हैं, उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। क्रियाधार यहाँ पर देखिए अपन एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर अभिक्रिया की जो कोटि होगी इन रिएक्शंस में वो हो जाएगी अपने 1। और यदि द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो इनमें अभिक्रिया का जो वेग होता है वो डिपेंड करता है क्रियाधार की सांद्रता पर और लिए गए नाभिक स्नेही की सांद्रता पर, मतलब दोनों पर डिपेंड करेगा। तो इनके घातांकों का जो योग होगा वो होगा 2, अर्थात इन अभिक्रियाओं की जो कोटि होगी वो होगी 2। इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, अब विस्तार से अपन पढ़ते हैं इसको। और सबसे पहला है अपने SN1 अभिक्रिया या एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए आपने लिख लिया होगा सबसे पहला है अपने SN1 या एकाणुक जो पहला प्रकार है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो इन रिएक्शंस को, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो, इनको समझने के लिए अपने को इनकी मैकेनिज्म का अध्ययन करना पड़ेगा। मैकेनिज्म यदि ढंग से समझ में आ गई
तो इनमें कोई भी विशेष बात ऐसी है नहीं जो अपने को अलग से याद रखनी, सारा जो है वो मैकेनिज्म से ही लेना देना है। तो देखिए अपन सबसे पहले पढ़ते हैं मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो ये लीजिए क्रियाविधि या मैकेनिज्म, SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो ये जो है वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहला ही पॉइंट अपन इसमें बना लेते हैं कि यह एक द्विपदीय प्रक्रम होता है। इट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। जो SN1 अभिक्रिया है वो 2 स्टेप प्रोसेस है, मतलब द्विपदीय प्रक्रम होता है, 2 पदों में संपन्न होता है। ये द्विपदीय प्रक्रम, इसकी मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप प्रोसेस होती है। तो देखो किस प्रकार से। सबसे पहले है स्टेप फर्स्ट। ये स्टेप फर्स्ट के लिए अपन बात करें तो अपन इन अभिक्रियाओं में लेते हैं कोई 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या एक ऐसा ग्रुप है जिसको अपन ने समझने के इस प्रकार से दिया R1, R2 और R3, और यहाँ पर जुड़ी हुई है अपने X मतलब हैलोजन। तो यहाँ जो प्रथम पद होता है वो होता है स्लो, धीमा पद होता है, और वही पद जो है वो है वेग निर्धारक पद। केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग जो स्लो स्टेप होता है वही वेग निर्धारक पद होता है, या जिसको RDS या रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप कहा जाता है। और इस पद में ये CX बंध टूटता है, और CX बंध के टूटने से एक मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये R1, R2 और ये मध्यवर्ती कार्ब धनायन इस प्रकार से बन जाएगा। यदि अपन इसके संकरण की बात करें, कि इस कार्ब धनायन का संकरण क्या होगा, तो इसका संकरण पहले तो अपन बोलेंगे कि ये है मध्यवर्ती कार्ब धनायन, इंटरमीडिएट बन रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे मध्यवर्ती कार्ब धनायन। और इसमें मध्यवर्ती कार्ब धनायन का जो संकरण है वो sp2 होता है। इसकी ज्योमेट्री जो है अपन देखें इस प्रकार से है, देखो तो त्रिकोणीय समतल होगी। क्या हो जाएगी अपने त्रिकोणीय समतल। तो प्रथम पद क्या होता है, धीमा होता है, जिसमें CX बंध टूटता है, और CX बंध के टूटने से मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण होता है। अब बात करते हैं अपन इसी में इसके सेकंड स्टेप की, स्टेप सेकंड। तो इसमें जो ये मध्यवर्ती कार्ब धनायन बन रहा है R1, R2 और ये अपने R3 और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो है वो नाभिक स्नेही OH माइनस ले लो, या नाभिक स्नेही कुछ भी, OH माइनस तो अपन ने समझने के लिए लिखा है यहाँ पर, N-न्यूक्लियोफाइल भी अपन लिख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है OH ही हो, वहां पर और कोई नाभिक स्नेही भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले पद में क्या होता है, अब ये जो संरचना है ये त्रिकोणीय समतल है, मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इसके फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और इसके बैक साइड से भी अटैक, दोनों साइड से, अर्थात दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो इसको देखो एक तरीका भी याद करने का ये है कि SN1 जो है वो पाकिस्तान मैकेनिज्म के थ्रू होती है। वो कैसे, देखो अभी जैसे इंडिया का ही देख लो, भारत पाकिस्तान का चल रहा है कि वो सामने से भी अटैक कर रहा है और पीछे से भी आतंकवादियों को भेज रहा है, और इंडिया है जो बेचारा सीधा है, तो मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई। पाकिस्तान अटैक हो रहा है फ्रंट साइड से एज वेल एज बैक साइड से। तो किसमें हो रहा है, SN1 मैकेनिज्म। किसमें हो रहा है, SN1। तो कभी भूलोगे नहीं, SN1 मैकेनिज्म में इस प्रकार से प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर देखिए फिर दूसरी बात, यदि ये R1, R2, R3 तीनों समान हैं तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई विन्यास का उल्टा होगा या विन्यास एज इट इज जो है वही प्राप्त होगा। लेकिन यदि यहाँ पर R1, R2, R3 तीनों ही अलग अलग ग्रुप हैं, मतलब कि ये किरेल है या कायरल है, देन फिर विन्यास का क्या होगा, प्रतिबंध भी होगा, मतलब उल्टा विन्यास भी प्राप्त होगा, और रेशमीकरण मतलब समान अनुपात में मिश्रण जो प्राप्त होगा वो भी प्राप्त अपने को SN1 अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हो जाएगा। अब ये रेशमीकरण क्या होता है, प्रतिपन क्या होता है, धारण क्या होता है, ये टर्म्स अभी आएंगी। ये SN1 SN2 अभिक्रिया होने के बाद में अपन अलग से पढ़ेंगे, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के कुछ टर्म्स हैं, उनका भी अपन ढंग से अध्ययन कर लेंगे। तो अभी अपने को इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर विन्यास का प्रतिपन और रेशमीकरण दोनों प्रोसेस होती है। क्या होती है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में इसका विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि OH जुड़ जाता है तो ये बन जाएगा R3C
और ये अपने बन गया OH। इस प्रकार से कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। और ये वाला जो स्टेप है वो होता है अपने फास्ट स्टेप। तो ये हो गई अपने SN1 मैकेनिज्म का पहला पॉइंट जो है कि इट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। और इसमें 2 स्टेप प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो होता है, वही RDS है, वेग निर्धारक पद है, अभिक्रिया का वेग इसी पे डिपेंड करेगा। तो देखिए अपन स्टार्ट से अब यहाँ से चालू करते हैं। पहला पॉइंट तो हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए इसमें सबसे पहला दूसरा पॉइंट इसके बाद में यहाँ पर स्लो स्टेप है प्रथम पद धीमा पद और वेग निर्धारक पद होता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि फर्स्ट स्टेप जो है प्रथम पद धीमा मतलब स्लो व वेग निर्धारक मतलब RDS वेग निर्धारक पद होता है। ये लीजिए, ये हो गया वेग निर्धारक पद होता है। तो वेग निर्धारक पद है ये, तो इसका मतलब वेग निर्धारक पद में जो अपन ने ये काम में आए हैं टर्म्स, उन पर अभिक्रिया का वेग क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अर्थात इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, अर्थात इनमें जो अभिक्रिया का वेग है या रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया का वेग वो डिपेंड करेगा केवल और केवल, ये एक ही लिया गया है, इसमें कोई बेस वगैरह न्यूक्लियोफाइल वगैरह नहीं है, तो केवल और केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती क्रियाधार अर्थात एल्किल हैलाइड की सांद्रता, चाहे वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी है, उसकी सांद्रता पर डिपेंड करेगा। तो इसके आधार पर जो अभिक्रिया की कोटि होगी, अतः ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि जो हो जाएगी वो हो जाएगी अपने 1। तो SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 1। और इसीलिए ये एक शब्द यहाँ से, मतलब वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया और यहाँ, ठीक है ना। इसका देखो कुछ बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि SN1 है कोरिलेट कर देते हैं, भाई SN1 एक स्टेप प्रोसेस होगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड दर्शाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मोस्टली स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 1 जो है वो अभिक्रिया की कोटि से संबंधित है, ना तो उसके स्टेप से कोरिलेटेड है, ना उसकी स्टेप से कोरिलेटेड है, ना ही वो 1 डिग्री दर्शाएगा, 2 डिग्री दर्शाएगा, 3 डिग्री दर्शाएगा, उससे भी कोई कोरिलेशन नहीं है। वो किससे कोरिलेटेड है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कोरिलेटेड। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला पद हो गया 2 स्टेप प्रोसेस। सेकंड पद जो हो गया, मतलब सेकंड जो पॉइंट हो गया वो ये है, इसमें प्रथम पद धीमा वेग निर्धारक है, तो अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। तो अभिक्रिया कोटि कितनी हो गई, 1। अब बात करते हैं, देखो प्रथम पद में क्या बन रहा है, तीसरा पॉइंट, यहाँ पर मध्यवर्ती कार्ब धनायन बन रहा है। तो इस अभिक्रिया में SN1 अभिक्रिया में या SN1 रिएक्शन में मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण होता है, मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण होता है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, मध्यवर्ती कार्ब धनायन है, ज्योमेट्री अपने को पता है, sp2 संकृत है, त्रिकोणीय समतल है। अब ये तो इससे क्लियर हो गया, मध्यवर्ती कार्ब धनायन बन रहा है, इसका मतलब ये है कि इस अभिक्रिया में जितना ज्यादा स्थायी मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनेगा, वो एल्किल हैलाइड इस रिएक्शन के प्रति SN1 अभिक्रिया के प्रति उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यदि अपन कंपैरिजन करें 3 डिग्री की, 2 डिग्री की और 1 डिग्री की एल्किल हैलाइड की, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा और फिर 1 डिग्री होगा। तो इस आधार पर देखिए कि मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है, और मध्यवर्ती कार्ब धनायन की संरचना इस प्रकार से होती है, तो हो ही गया। तो अतः SN1 अभिक्रिया में वह एल्किल हैलाइड जिसके CX बंध के टूटने से जितना अधिक स्थायी कार्ब धनायन बनेगा, वह एल्किल हैलाइड इस अभिक्रिया के प्रति उतना ही अधिक क्रियाशील होगा।
उतना ही अधिक क्रियाशील होगी। ये देखिए टर्म होगी, मतलब SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है और SN1 जितना जो एल्किल हैलाइड जितना अधिक स्थायी होगा इस अभिक्रिया के प्रति वह उतना ही ज्यादा क्रियाशील भी होगा। मतलब वह एल्किल हैलाइड जो CH बंध टूटने पर जितना अधिक स्थायी कार्ब धनायन बनाएगा उसकी रिएक्टिविटी या उसकी क्रियाशीलता SN1 अभिक्रिया के प्रति उतनी ही ज्यादा होगी। इस आधार पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर निकलेगा वो देखिए क्या आएगा। ये आपने मैकेनिज्म तो यहाँ तक लिखी होगी, तो ये देखिए इसलिए मैं लिखा देता हूँ। अतः यही लिख देता हूँ। अतः यदि अपन बात करें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, अतः SN1 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होगा। सबसे ज्यादा स्थायी होगा अपने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर होगा अपने 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और फिर होगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और सबसे सिंपल है CH3X। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा किसके प्रति? SN1 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। ये आ जाएगा 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा और फिर CH3X होगा। लेकिन यदि देखो इसमें एक टर्म और जोड़ दें अपन कि यहाँ पर मान लीजिए अपन बेंजिल हैलाइड को और ले लें CH2X, इसको बेंजिल हैलाइड कहते हैं, अपन ने पढ़ा। इसी प्रकार एलिल हैलाइड को तुलनात्मक रूप से और ले लेते हैं, ये लीजिए CH2X। अब इनको इनमें और जोड़ दें तो देखो समझना, अब इनकी रिएक्टिविटी कैसी होगी। तो यहाँ पर आप CX बंध तोड़ के देख लो। ऐसे कंपाउंड से मान लीजिए जनरल एग्जांपल से अलग है, अपने को दे रखा है, तो उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछते हैं तो अपन क्या करेंगे, उसके CX बंध को तोड़ देंगे और CX बंध के तोड़ने पर जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वहां कार्ब धनायन बना करके देखो, अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वो SN1 अभिक्रिया के प्रति उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। तो देखिए यहाँ पर यदि अपन इस CX बंध को तोड़ते हैं तो धनायन जो होगा वो यहाँ पर आएगा और धनावेश यदि यहाँ पर आता है तो उसकी जो स्थायित्व है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अणुनाद प्रभाव यहाँ पर लागू होगा। इसी प्रकार यदि इसका तोड़ते हैं तो यहाँ पर धनावेश आएगा और यहाँ पर धनावेश आता है तो वो भी अणुनाद के द्वारा ज्यादा स्थायीकृत हो जाएगा। लेकिन तुलनात्मक रूप से इन दोनों में से ज्यादा स्थायी ये होगा। तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो SN1 अभिक्रिया के प्रति 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री से भी और एलिल से भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ओवरऑल यदि अपन ऑर्डर देखें रिएक्टिविटी का क्या आएगा SN1 अभिक्रिया के प्रति, तो वो इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा अपने बेंजिल हैलाइड, फिर उसके बाद में क्रियाशील होगा एलिल हैलाइड CH2X, फिर उसके बाद में अपना जो ऑर्डर पड़ा अभी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर होगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर होगा अपने 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और सबसे लास्ट में हो जाएगा CH3X। ये ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार से हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हो गया अपने 2 स्टेप प्रोसेस है। दूसरा पॉइंट हो गया भाई अभिक्रिया का वेग जो होता है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट हो गया भाई इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्ब धनायन बन रहा है, अतः मध्यवर्ती कार्ब धनायन जितना ज्यादा स्थायी होगा रिएक्शन जो है एल्किल हैलाइड उस रिएक्शन के प्रति उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। तो वो भी अपने क्लियर हो गया। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, देखो क्या है भाई, अपन ने मध्यवर्ती कार्ब धनायन भी बना दिया, अब उसकी स्थायित्व का ऑर्डर भी पढ़ लिया है। अब अपन इसमें पढ़ते हैं कि चूंकि मध्यवर्ती कार्ब धनायन जो बन रहा है, फोर्थ पॉइंट है, तो मध्यवर्ती कार्ब धनायन की संरचना होगी त्रिकोणीय समतल। तो त्रिकोणीय समतल संरचना होने के कारण जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक आसानी से कर जाता है। तो विन्यास का प्रतिबंध भी होता है और रेशेमीकरण भी हो जाता है। तो यहां पर अपन लिखेंगे कि मध्यवर्ती कार्ब धनायन की समतलीय मतलब त्रिकोणीय समतलीय संरचना के कारण
न्यूक्लियोफाइल इस कार्ब धनायन के फ्रंट और बैक दोनों तरफ से या साइड से अटैक करता है, आक्रमण करता है, जिससे एल्किल हैलाइड के विन्यास का प्रतिपन व रेसेमीकरण, ये दो टर्म है, इसको ढंग से याद रखना, मैं अलग से थोड़ा सा बता दूंगा। रेसेमीकरण हो जाता है। तो यहां पर जो 4th पॉइंट हो गया, भाई मध्यवर्ती कार्ब धनायन है, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक कर रहा है, एज लाइक पाकिस्तान मैकेनिज्म मैंने बताई थी अभी। तो इससे विन्यास का प्रतिपन और रेसेमीकरण दोनों ही हो जाते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होता है, विन्यास का प्रतिपन और रेसेमीकरण, किसमें, SN1 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिपन और रेसेमीकरण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड दोनों तरफ से अटैक करता है, कौन, न्यूक्लियोफाइल। तो देखो ये अपने 4th पॉइंट हो गए यहाँ पर। अब अपन 5th पॉइंट की बात करते हैं। देखो क्या है 5th पॉइंट, जो अपने वैसे एनसीईआरटी में थोड़ा सा नहीं बता रखा है, लेकिन फिर भी अपन ध्यान रखेंगे कि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि इसमें जो वेग निर्धारक पद होता है उसमें CX बंध टूटता है। अब वह माध्यम जो इस CX बंध को तोड़ने में सहायता करेगा वो SN1 अभिक्रिया में वहाँ ज़्यादा ऑब्जर्व होगी। तो SN1 अभिक्रिया जो होती है वो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में आसानी से संपन्न हो जाती है। तो ये अभिक्रियाएं अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये अभिक्रियाएं सामान्यतः ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में संपन्न होती है। तो लिख लेंगे अपन, देखिए कि SN1 या ये अभिक्रियाएं ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में संपन्न होती है। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में संपन्न होती हैं। तो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक देखो क्या है, जैसे कि जल ध्रुवीय भी है और देखो ध्रुवीय भी है, प्लस माइनस चार्ज मतलब ध्रुवीयता पाई जाती है। प्रोटिक मतलब H+ भी देता है। तो ये ध्रुवीय प्रोटिक विलायक हो गया, एग्जाम्पल है ये। तो ये अभिक्रियाएं ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में संपन्न होती है। कौन सी अभिक्रियाएं, एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो ये अपने 5 पॉइंट हो गए SN1 अभिक्रिया से संबंधित। तो पहला पॉइंट था इट इज ए 2-स्टेप प्रोसेस, ठीक है ना। तो अपन ने प्रोसेस पूरा पढ़ लिया क्या है। दूसरा था कि प्रथम पद जो होता है वो धीमा और वेग निर्धारक पद होता है और उसी पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा, अर्थात अभिक्रिया त्रुटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर बात की अपन SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्ब धनायन बन रहा है, अतः CX बंध के टूटने से जितना अधिक स्थायी मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनेगा उसकी रिएक्टिविटी SN1 अभिक्रिया के प्रति उतनी ही ज्यादा होगी। इसके लिए अपन ने बेंजिल से एलिल और 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री के एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद में 4th पॉइंट था कि इसमें मध्यवर्ती कार्ब धनायन की समतलीय संरचना होती है, इसलिए नाभिक स्नेह इसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक कर सकता है और दोनों तरफ से अटैक करेगा। और यदि एल्किल हैलाइड कायरल है तो विन्यास का प्रतिपन और रेसेमीकरण दोनों ही हो जाएंगे। फिर 5th पॉइंट था कि ये अभिक्रियाएं जो होती है, क्योंकि इसमें धीमे पद में CX बंध टूटता है, तो ये अभिक्रियाएं ऐसे माध्यम जहां पर CX बंध आसानी से टूटेगा उनमें ज्यादा सरलता संपन्न होगी। तो ये अभिक्रियाएं ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में संपन्न होती हैं। ये तो अपने हो गया SN1 अभिक्रिया। ढंग से पढ़ लेना, एक बार इसको कॉपी में लिखना, समझना और एक बार ढंग से पढ़ना और फिर इसके प्रश्न अपन सॉल्व करेंगे। तो बड़ा इजी है, ऐसी बात नहीं है। इसमें एक और बात बतानी है मेरे को, तो थोड़ा सा ये आपने लिख लिया होगा, मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का अपन ने पढ़ा कि जब R समान हो, दो कंडीशंस है देखो इसमें, R समान हो, X डिफर हो। तो अपन ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है केवल कि X तो हो गया समान और R मतलब एल्किल समूह हो गया डिफर, भिन्न भिन्न हो गया। तो जब ये भिन्न है वो तो अपन ने पढ़ लिया, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो बेंजिल हैलाइड का होगा, फिर अपने होगा एलिल हैलाइड का हो जाएगा, ये लीजिए, फिर अपने हो जाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड,
फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और सबसे सरलतम CH3X। ये रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। लेकिन यदि R ग्रुप समान है, एल्किल ग्रुप समान है, हैलोजन डिफरेंट है, तो फिर उसमें अपन देखेंगे लीविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। तो इनमें या इस प्रकार की अभिक्रियाओं में, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो, दोनों में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा कब, जब R समान हो, जब R समान हो, X डिफर हो, तो यहाँ पर ऑर्डर आ जाएगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा RI, फिर होगा RBr, फिर होगा RCl और सबसे कम होगा RL, क्योंकि जो लीविंग ग्रुप एबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। अब ये वाला जो ऑर्डर है वो तो SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया दोनों में क्या होगा, समान होगा। ये ध्यान रखना, SN1 एज वेल एज SN2 दोनों में इसका ऑर्डर यही आएगा। लेकिन जब R डिफर हो, एल्किल ग्रुप अलग अलग हो, तब फिर उसके लिए अपन उसकी मैकेनिज्म का अध्ययन करेंगे। जो SN1 का कर लिया, SN2 का नेक्स्ट इसी में कर लेते हैं। अब आप लिखिए SN2 अभिक्रिया या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए ये अपने होगी SN1 अभिक्रिया। इसमें 4 टॉपिक जो अपन ने पढ़े, पॉइंट पढ़े, इसमें अपन 5वां पॉइंट और जोड़ सकते हैं अगर जोड़ना चाहें कि ये जो अभिक्रिया है प्राय जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो ये अभिक्रिया दर्शाते हैं। प्राय 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स में ये अभिक्रिया दर्शाते हैं। ये लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं 5वां पॉइंट इस प्रकार से। अब बात करते हैं अपन SN2 अभिक्रिया की या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए देखिए B या SN2 या द्विअणुक नाभिक स्नेही द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए जैसा कि अपन ने SN1 में पढ़ा था कि सबसे पहले अपन ने पढ़ी उसकी मैकेनिज्म, तभी वो अपने को पूरी रिएक्शन का सार समझ में आया। तो अपन इसमें भी सबसे पहले पढ़ेंगे, पहला पॉइंट जो है वो है मैकेनिज्म या क्रियाविधि, मैकेनिज्म या क्रियाविधि। और उसमें भी जैसे कि वो 2 स्टेप प्रोसेस था, तो ये जो होता है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस है, मतलब एक पदीय प्रक्रम है। अभिक्रिया एक पद में ही संपन्न होती है। ये लीजिए, एक पदीय प्रक्रम। अब ये किस प्रकार से होता है वो अपन समझते हैं, उसके लिए अपन इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। देखो किस प्रकार से है। तो अपन इसमें क्या करते हैं, कार्बन का जो वेज डैश फॉर्मूला है, कार्बन के त्रिविमीय निरूपण के लिए वेज डैश फॉर्मूला काम में लेते हैं। आपने 11th क्लास में कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि उसमें 2 जो संयोजकताएं होती हैं, 2 बंध होते हैं, उनको प्लेन ऑफ पेपर मानते हैं। एक जो होता है दृष्टा, जैसे आप देख रहे हो तो आपके सामने की ओर हो गया, ठीक है ना, और एक जो होगा दृष्टा से दूर की ओर होगा, उसको डैश के द्वारा दर्शाएंगे। जो आपके सामने की ओर है देखने के, उसको वेज के द्वारा दर्शाएंगे, और जो दूर की ओर है दृष्टा से, उसको डैश के द्वारा, और ये गहरी रेखा के द्वारा दर्शाएंगे जो प्लेन ऑफ पेपर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से देखिए कोई कार्बन की स्ट्रक्चर है जिसमें अपन इस प्रकार से बनाते हैं, देखो समझना ढंग से। ये कार्बन है बीच में, ये लीजिए, और ये हैलोजन है। ये जो स्ट्रक्चर है वो प्लेन ऑफ पेपर में है, मतलब एक तल में है। मान लीजिए इस बोर्ड के तल में ही आ गई। अब इसमें एक जो है वो दृष्टा के सामने की ओर है, जिसको अपन बोलेंगे वेज। ये लीजिए इस प्रकार से, ये H। ऐसे ही एक है दृष्टा से दूर, जिसको अपन बोलेंगे डैश। ये इस प्रकार से। ये है कार्बन का त्रिविमीय निरूपण या वेज डैश फॉर्मूला, जिसके द्वारा कार्बन को त्रिविम रूप से दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं, देखो
SN2 अभिक्रिया की, तो इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस को कंसिडर कर रहे हैं अपन अभी, एनी न्यूक्लियोफाइल कुछ और भी हो सकता है। तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इसकी बैक साइड से अटैक करता है। अब ये बैक साइड से क्यों अटैक करता है वो भी समझ लो, क्योंकि फ्रंट साइड से भी अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच है और ये भी इलेक्ट्रॉनिकली क्या होता है, रिच होता है, तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। तो उस प्रतिकर्षण को रोकने के लिए अभिक्रिया कहाँ से होगी, बैक साइड से होती है। और बैक साइड में भी जितना कम या जितना छोटा समूह उपस्थित होगा वो SN1 अभिक्रिया के प्रति उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर उतना ही कम प्रतिकर्षण, जैसे मान लीजिए 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन हैं, छोटे आकार के समूह हैं, तो इनमें प्रतिकर्षण ना के बराबर होगा और न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर जाएगा। लेकिन जैसे से इसमें समूह की संख्या बढ़ती चली जाएगी, यहाँ पर प्रतिकर्षण बढ़ेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो SN2 के प्रति क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। तो देखिए इसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, और वैसे तो एक स्टेप प्रोसेस है लेकिन उसी में अपन बांट देते हैं इसको। तो स्लो स्टेप हो गया ये वाला, और स्लो जो स्टेप होता है मैंने आपको बताया था वही क्या होता है, RDS होता है, अर्थात वेग निर्धारक पद होता है, मतलब अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा। अभिक्रिया का वेग जिन अब किन कारकों पर डिपेंड करेगा, जो उसके पहले लिए गए हैं, ये तो 2 पर डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर और नाभिक स्नेही की सांद्रता पर। तो इससे देखो क्या होगा, यहाँ पर मध्यवर्ती कार्ब धनायन ना बन करके एक संरचना बनेगी इस प्रकार से। तो उसको अपन समझते हैं, देखिए ये हो गया H, ये हो गया H और ये हो गया अपने H। यहाँ पर ये बंध टूटेगा और नया बंध जो है OH बंध बनेगा और ये CX बंध जो होगा वो टूटेगा। तो वहां पर अपने बन रहा था मध्यवर्ती कार्ब धनायन, और यहाँ पर जो है वो बनेगी संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट। ये संक्रमण अवस्था इस प्रकार से। और इसमें जो सेकंड जो स्टेप होगा इसी के अंदर वो होगा फास्ट स्टेप, और उसमें इस प्रकार से बंध टूट जाएगा। और जो विन्यास है उसको मैं समझा देता हूँ किस प्रकार से है। देखिए जो विन्यास है वो इस प्रकार से प्राप्त होगा, ये कार्बन है और ये अपने OH हो गया, और यहाँ पर ये हो गया अपने H, और जो वैलेंसीज उस साइड में थी वो वैलेंसीज अब आ जाएंगी इस तरफ, और इस प्रकार से संरचना बन जाएगी। ये हो गया अपने H, और ये अपने हो गया इस प्रकार से H। तो इसको देखो देखने पर क्या प्रतीत हो रहा है, पहला तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, यही स्लो RDS स्टेप है, मतलब इसमें अभिक्रिया का वेग होगा वो एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पर डिपेंड करेगा। फिर इसमें मध्यवर्ती कार्ब धनायन के स्थान पर संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, जिसमें COH बंध का बनना और CH बंध का टूटना एक ही पद में संपन्न होते हैं। फिर उसके बाद में है कि इसमें जो यदि विन्यास है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, इसलिए जो एल्किल हैलाइड का विन्यास था वो जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे प्रतिलोमन। और इसके बारे में बताया था वाल्डन ने, इसलिए इसे वाल्डन प्रतिलोमन भी कहा जाता है। और उसने घटना से इसकी तुलना की, जिस प्रकार से एक तेज हवा चल रही है और उस हवा के विपरीत दिशा में यदि अपन छत्ता लेके जा रहे हैं और हवा के विपरीत दिशा में छत्ते को कर देते हैं, तो जस्ट इस डायरेक्शन में ऐसे होता है, तो जैसे हवा के विपरीत होगा तो वो उल्टा हो जाता है। तो उसी प्रकार विन्यास का प्रतिपन होता है, जिसको वाल्डन प्रतिपन भी कहा जाता है। कब, जब यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या हो, कायरल हो, तब विन्यास का प्रतिपन होगा। ठीक है ना। तो ये अपने हो गया SN2 मैकेनिज्म जो है वो इस प्रकार से है, सिंगल स्टेप प्रोसेस। आगे यहाँ तक समझ में। अब इसी के अंदर नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है वो अपन लिखेंगे। देखिए आई होप आपने उतार लिया होगा इसको। देखिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट में। जैसे उसमें लिखा था अपन ने कि इसमें मध्यवर्ती कार्ब धनायन इसमें जो स्लो स्टेप होता है उसमें अभिक्रिया का वेग जो होता है वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड करता है SN1 में। तो SN2 में क्या होगा कि यहाँ पर अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग, यहाँ प्रथम पद द्वितीय पद तो होता नहीं है, अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड व जो न्यूक्लियोफाइल है उन दोनों की सांद्रताओं पर डिपेंड करता है। अतः जो अभिक्रिया की कोटि होगी
अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 2। तो SN2 अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी 2। तो अपन लिख सकते हैं कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग, क्रियाधार और एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है, अतः इन अभिक्रियाओं की कोटि हो जाएगी अपने 2। फिर तीसरा पॉइंट देखिए, वहां पर अपन ने लिखा था मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा संक्रमण अवस्था। तो SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में मध्य संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इसी प्रकार तीसरे पॉइंट की बात करें अपन, चौथे पॉइंट की बात करें कि क्योंकि इनमें जो नाभिक स्नेही होता है वो बैक साइड से अटैक करता है, इसलिए यहाँ पर विन्यास का प्रतिपन्न हो जाता है। क्योंकि वहां SN1 की यदि अपन तुलना करें तो वहां पर फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक कर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि SN2 अभिक्रिया में चूंकि न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही एल्किल हैलाइड की बैक साइड से अटैक मतलब आक्रमण करता है, इसलिए एल्किल हैलाइड के विन्यास का, या डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए विन्यास का प्रतिपन या इन्वर्जन या प्रतिलोमन, एक ही बात है, इसलिए विन्यास का प्रतिपन हो जाता है, जिसे वाल्डन प्रतिलोमन या प्रतिपन भी कहते हैं। ये लीजिए, जिसे वाल्डन प्रतिपन भी कहते हैं। ये अपने हो गया इसका 4th पॉइंट। मतलब पहला था सिंगल स्टेप प्रोसेस, दूसरा है अभिक्रिया का वेग जो होता है 2 पे डिपेंड करता है, कोटि 2 आ गई, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, और SN2 अभिक्रिया में क्या हो रहा है, विन्यास का प्रतिपन्न हो रहा है। एक्चुअली मेरे को यही बताना था कि संक्रमण अवस्था बन रही है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इसके बैक साइड से अटैक करता है, तो उस आधार पर इसकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है, तो अपन 5th पॉइंट में लिखेंगे एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता। एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता की यदि अपन बात करें तो यहां पर क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो जितनी कम भीड़ होगी वो उतनी ही आसानी से अटैक करेगा। अर्थात जो CH3X है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर हो जाएगी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर अपने हो जाएगी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की। क्यों 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की सबसे कम क्यों होगी, क्योंकि वहां पर H के स्थान पे क्या आ जाएगा, R समूह आ जाएगा, जो कि तुलनात्मक रूप से इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा होगा, और न्यूक्लियोफाइल का भी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा, तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, इससे उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन यदि इनके साथ में बेंजिल और एलिल भी दे रखा हो, बेंजिल और एलिल भी दे रखा हो, बेंजिल हैलाइड है और अपने एक है एलिल हैलाइड, ये लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही बंध टूटेगा, तो बंध टूटने से पहले यहाँ संक्रमण अवस्था बनती है SN2 में, तो यहाँ पर भी संक्रमण अवस्था बनेगी, यहाँ पर भी संक्रमण अवस्था बनेगी। उसका स्थायित्व क्या होगा, इनकी तुलना में ज्यादा होगा, उसका स्थायित्व जो होगा ट्रांजिशन स्टेट का वो इनकी तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए बेंजिल की बात करो चाहे एलिल की बात करो, दोनों की रिएक्टिविटी SN1 हो चाहे SN2 हो, इन एल्किल हैलाइड की तुलना में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऑर्डर हो जाएगा बेंजिल, फिर एलिल, फिर हो जाएगा अपने CH3X, फिर हो जाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे लास्ट में अपने आ जाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये ऑर्डर हो जाएगा। मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है बेंजिल एलिल की, तो दोनों में ही ज्यादा होगी, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो। और यदि अपन एल्किल हैलाइड की बात करें तो जिसमें सबसे कम भीड़ होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जैसे CH3X 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो ये अपने हो गया इसकी क्रियाशीलता से संबंधित। और यदि छठा पॉइंट है कि
अपन ने उसमें विलायक लिखा था, वह ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में ये अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो SN2 जो अभिक्रियाएं होती हैं वो जनरली ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक, ध्रुवीय अप्रोटिक मतलब इसमें हाइड्रोजन जैसे कि एसीटोन वगैरह है, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक में संपन्न होती ये अभिक्रिया, या अध्रुवीय विलायकों में भी संपन्न हो जाती है, में संपन्न होती है। ये अपने बुक में इतना दे ही रखा है, वैसे संपन्न होती है, फिर भी नॉलेज पर्पस से मैं बता रहा हूँ कि ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक में या अध्रुवीय विलायकों में ये अभिक्रियाएं संपन्न होती है। ये अभिक्रियाएं ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक या अध्रुवीय विलायकों में संपन्न होती है। तो ये अपने हो गया SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई है, SN1 एज वेल एज SN2। अब इसी में अपना नेक्स्ट टॉपिक है SN1 व SN2 अभिक्रिया में अंतर। लेकिन उससे पहले उसमें मैंने एक लास्ट में एक पॉइंट लिखवाया था कि प्राय 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया दर्शाते हैं, आपको याद आ रहा होगा। तो वैसे ही SN2 अभिक्रिया के रेस्पेक्ट में यदि अपन लिखना चाहें तो इसमें एक टॉपिक और हो गया, 7 पॉइंट हो गया कि प्राय 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया दर्शाते हैं। मतलब जनरल कंडीशन में यदि अपन देखें तो जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं वो SN2 अभिक्रिया दर्शाते हैं, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया दर्शाते हैं। ये जनरल कंडीशंस है, बाकी सब कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं अपन SN1 व SN2 अभिक्रिया में अंतर। और अंतर कुछ भी नहीं है, अगर दोनों रिएक्शंस की मैकेनिज्म आपको याद है और ये पूरा प्रोसेस आपको पता है तो आप आसानी से अंतर लिख सकते हो। उसका प्रश्न 2020 में भी पूछा गया था, SN1 व SN2 अभिक्रिया में कोई 4 अंतर अपने को लिखने थे। तो देखिए अपन 4 क्या जितने मैंने पॉइंट पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग अंतर सारे पढ़ लेंगे। देखिए आई होप आपने लिख लिया होगा ये भी। SN1 व SN2 अभिक्रिया में अंतर। देखिए अपने पहला हो गया SN1, दूसरा है अपने SN2। साथ के साथ देखो कॉपी आपके पास है, नोट्स आपके पास लिखे हुए हैं, आप भी साथ के साथ मिलान करते चले जाना कि किस प्रकार से ये अंतर होंगे। तो देखिए पहला अपन मैकेनिज्म देखेंगे, पहले SN1 की जो मैकेनिज्म आपने लिखी थी वही निकाल लो। सबसे पहला जो पॉइंट था उसमें था SN1 में कि इट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस, मतलब यह है कि द्विपदीय प्रक्रम होता है SN1। तो इसमें अपना पहला पॉइंट हो गया, यह द्विपदीय प्रक्रम है, 2 स्टेप प्रोसेस, द्विपदीय प्रक्रम है, ठीक है। अब इसकी यदि अपन बात करें SN1 तो इसमें भी देखिए उसमें मैंने लिखवाया था इट इज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, एक पदीय प्रक्रम होता है, एक पदीय प्रक्रम। फिर देखिए दूसरा पॉइंट कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड करता है SN2 में। तो यहां पर अपन लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग वो डिपेंड करता है केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता। तो अतः इस आधार पर कोटि क्या होगी इन अभिक्रियाओं की, 0,1 प्रथम एक कोटि हो जाएगी। ऐसे ही इसमें यदि अपन देखें तो जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग वो एल्किल हैलाइड RX और नाभिक स्नेही लिपियोफाइल NE दोनों की सांद्रताओं पर डिपेंड करेगा। तो कोटि जो होगी अभिक्रिया की वो हो जाएगी अपने 2। कैसे लिखेंगे अपन, इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, या तो ऐसे लिख दीजिए या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग समानुपाती एल्किल हैलाइड की सांद्रता, एज इट इज ऐसे कैसे। अतः इन अभिक्रियाओं की कोटि 1 होगी और इसी प्रकार इसमें कितनी हो जाएगी 2। फिर बात करते हैं देखो तीसरा पॉइंट, मतलब लिखो जब एग्जाम में इस तरीके से लिखो कि ये रिटन प्रैक्टिस बिल्कुल होनी चाहिए कि जो एग्जामिनर है उसको समझ में आए, ठीक है ना, उसको समझ में आए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। और कॉपी चेक करते हैं उसको ऐसा लगे कि हाँ मैं इसी कॉपी का वेट कर रहा था, ऐसी कॉपी आनी चाहिए, इस तरीके से लिखने का तुम्हें तरीका आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए फिर तीसरा पॉइंट था अपने एक पदीय द्विपदीय प्रक्रम हो गया, कोटि हो गई अपने एक। उसके बाद में यहाँ पर मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है, मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण होता है यहाँ। जबकि इसकी बात करें
तो यहाँ पर क्या होगा, मध्यवर्ती कार्ब धनायन के स्थान पर क्या बनती है भाई, हाँ, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ये संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ये हो गया। अब बात करें यहाँ पर एल्किल हैलाइड की सांद्रता की, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता की। तो यहाँ पर ऑर्डर जो आता है रिएक्टिविटी का, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता, तो सबसे ज्यादा होगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्टिव, फिर होगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्टिव, फिर होगा अपने 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और इसमें यदि अपन देखें तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, जस्ट उल्टा ऑर्डर आ जाएगा। ये लीजिए, यहाँ पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, और सबसे लास्ट में अपने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का ऑर्डर आ जाएगा। ये हो गई अपने एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का। फिर यदि इसके बाद में अपन बात करें, जो 5वां पॉइंट है, अपन बात करें इसके अंदर, तो इस आधार पर क्या होगा, प्राय 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ये अभिक्रिया दर्शाते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो ये अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया दर्शाते हैं। और अपन बात करें इसमें तो जनरली जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड वो SN2 अभिक्रिया दर्शाते हैं, अभिक्रिया दर्शाते हैं। ये लीजिए। इसी प्रकार 6वां पॉइंट यदि अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, विन्यास का प्रतिपन और रेशेमीकरण। SN1 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिपन व रेशेमीकरण हो जाता है। और यहाँ पर केवल विन्यास का क्या होता है, प्रतिपन होता है, विन्यास का प्रतिपन होता है, जैसे वाल्डन प्रतिपन भी अपन कहते हैं। 7वां पॉइंट यदि अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में, जबकि ये ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक या अध्रुवीय विलायकों में संपन्न होता है। तो ये अपने हो गया SN1 व SN2 अभिक्रिया में अंतर, SN1 SN2 अभिक्रिया की मैकेनिज्म। ठीक है ना, ये अपने पूरा टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं SN1 व SN2 अभिक्रिया की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, इसमें क्या अपन ने शब्द पढ़े हैं, प्रतिपन और रेशेमीकरण, और विन्यास का प्रतिपन, रेशेमीकरण और धारण जो टर्म है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो साथ के साथ इसको ढंग से पढ़ते रहना। फिर उसके बाद वाला जो वीडियो है वो SN1 SN2 अभिक्रिया से संबंधित जितने भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2012 से जो पूछे गए हैं उनका पूरा जो सॉल्यूशन है वो अपन करवाएंगे, इसके अंदर अपन करेंगे। तो साथ के साथ इसमें बने रहना। एक थोड़ा ध्यान रखना कि लॉकडाउन चल रहा है तो स्टूडेंट्स को डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है। एक तरीके से बहुत बढ़िया मौका है क्योंकि तुम्हारे पास वीडियो के माध्यम से स्टडी मटेरियल पहुंच रहा है, आप घर बैठे इसको आराम से पढ़िए। कोई डाउट वगैरह हो तो उसमें कमेंट बॉक्स वगैरह में लिखिए, उसका भी सॉल्यूशन आपसे किया जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि अपन रेगुलर स्कूल वगैरह चल रही नहीं है, पता नहीं कब तक चलेगी, तो उसका अभी कोई वो नहीं है। जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई अपन इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया माहौल है, घर पे रह रहे हैं तो पढ़ने का भी पूरा टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका रेगुलर आप पढ़ते रहना। फिर इस जो मैं लगातार वीडियो बता रहा हूँ उसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि तुम्हारे पास आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहे।